नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही असरदार कहानी अपनी करनी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। नमस्कार। हाँ, ये कहानी असल में एक व्यक्ति के अपने अंदर झांकने जैसी है। वो खुद अपने गिरने की कहानी सुनाता है। और सबसे बड़ी बात, वो साफ कहता है, इसके लिए जिम्मेदार मैं हूं, कोई और नहीं। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि कहानी की घटनाओं के साथ साथ उसके पीछे छिपे वो कर्म और नतीजे वाले सबक उनको भी समझे। हाँ, क्योंकि प्रेमचंद जी की कहानियों की यही तो खासियत है। वो किरदारों के बहाने हमें इंसान के मन और समाज की सच्चाई दिखाते हैं। सही कहा। अपनी करनी में भी हम एक ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसके पास सब कुछ था, लेकिन वो खुद ही अपनी बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ा। और कहानी शुरू ही होती है उसके इस कबूलनामे से कि देखो भाई, किस्मत या शैतान को दोष मत दो। हाँ, वो कहता है जो कुछ किया मैंने जानते और बूझते हुए किया। ये लाइन शुरू में ही कहानी का पूरा मिजाज सेट कर देती है। ये बाहर के हालात की नहीं, अंदर के फैसलों की कहानी है। तो जरा याद करते हैं, कहानी का ये नायक बताता है कि सिर्फ 1 साल पहले उसकी जिंदगी कैसी थी, बिल्कुल राजाओं वाली। हाँ, रुतबा, पैसा, इज्जत क्या नहीं था। ऊंचा खानदान था, तालीम देखो तो। अरे हाँ, फारसी का मुल्ला, संस्कृत का पंडित, अंग्रेजी का ग्रेजुएट, मतलब हर लिहाज से काबिल। सेहत भी ऐसी कि कभी सिरदर्द तक नहीं हुआ। फिट एंड गाड़ी में सैर, दरिया के नज़ारे, पहाड़ की हवा, एक अच्छी जिंदगी के लिए जो चाहिए वो सब था। तो फिर सवाल उठता है कि जब सब कुछ था तो फिर ये भटकाव क्यों, कहाँ से आया? और यही कहानी का कह सकते हैं पहला दिलचस्प पहलू सामने आता है। शायद ये जो बाहरी चमक दमक थी, इसके पीछे कहीं कोई खालीपन रहा हो। नायक खुद मानता है ये बात। कहता है कि उसने अपनी नेमतों की, खासकर अपनी पत्नी इंदु की कद्र नहीं की। हाँ, और उसने इंदु के लिए क्या कहा? उस देवी की मैंने कद्र न की। बिल्कुल। और अपनी बर्बादी का कारण वो बताता है अपनी दीवानगी या जुनून को। अभी दीवानगी क्या थी? शायद प्रेमचंद यहाँ उस वक्त के अमीर तबके के खोखलेपन पर भी इशारा कर रहे हैं। हो सकता है जिसके पास सब है वो शायद बस रोमांच के लिए या शायद अपने ईगो के लिए भटक जाए। हाँ, और उसका वो देर रात घर लौटना, बहाने बनाना, और इंदु का सब समझते हुए भी चुप रह जाना। वो चुप्पी क्या थी? सिर्फ शराफत या उस जमाने की औरतों की मजबूरी? शायद दोनों का मिला जुला रूप। प्रेमचंद अक्सर ऐसी सामाजिक सच्चाइयां किरदारों के जरिए दिखाते हैं। फिर कहानी में मोड़ आता है जब वो आनंद वाटिका जाता है और वहां माली की बेटी फूलमती को देखता है। हाँ, और मजे की बात यह है कि नायक खुद कहता है कि फूलमती कोई बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, कपड़े भी मैले थे। लेकिन उसकी बेरुखी, उसका नायक को भाव न देना। हाँ, उसी बेरुखी बिर्ख नायक के शब्दों में मेरी वासना को और भी उद्दीप्त कर दिया। जो चीज आसानी से नहीं मिल रही, वो और ज्यादा चाहिए। कितना अजीब है ये। घर पर जो समर्पण था उसकी कोई कीमत नहीं, और बाहर जो उदासीनता मिली वो आकर्षण बन गई। ये इंसान के मन की एक परत दिखाता है ना? जो चीज आसानी से मिलती है उसकी कद्र कम होती है। फूलमती का भाव ना देना नायक के अहंकार के लिए जैसे एक चुनौती बन गया। उसे जीतने की इच्छा जाग गई। हाँ, और फिर वो जो तरीका अपनाता है, अपने बुलडॉग टॉमी से हमला करवाकर फिर खुद बचाने का नाटक करना, ये उसके किरदार के बनावटीपन और नैतिक गिरावट को साफ दिखाता है। और वो साफ कहता भी है, इसे मोहब्बत हरगिज नहीं कह सकते। बिल्कुल। कहता ये तो सिर्फ जरा देर दिल को खुश करने के लिए था। वो उसके भरे पूरे शरीर और भोलेपन पर रीझ गया था। यहाँ इंदु और फूलमती का फर्क साफ दिखता है। एक पत्नी है, देवी है, और दूसरी बस मनोरंजन का एक साधन। सही। और जैसे जैसे ये बाहरी आकर्षण बढ़ता है, घर पर उसका बर्ताव और भी दो मुहा हो जाता है। हाँ, और लिखता है पत्नी के प्रति प्रेम का प्रदर्शन और भी अधिक करता था, जैसे अपने गुनाह को झूठे प्यार से ढकने की कोशिश कर रहा हो। बिल्कुल। और घर की जरूरतें, बच्चे, जिम्मेदारियां सब पीछे छूट जाते हैं। आंखें बंद कर ली उसने पूरी तरह से। सारा पैसा अब फूलमती पर उड़ने लगा। हाँ, तो ये सिर्फ एक अफेयर की कहानी नहीं रह जाती, ये जिम्मेदारियों से भागने, खुद को धोखा देने की कहानी बन जाती है। और प्रेमचंद दिखाते हैं कि कैसे एक गलत कदम आपको ऐसी फिसलन भरी ढलान पर ले जाता है जहां से लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही बात है। उसका घर से बेपरवाह होना, गिरस्ती की जरूरतों की तरफ से आंखें बंद कर लेना, ये सब उसके नैतिक पतन के पड़ाव है। वो फूलमती के लिए सुनार और बजाज की दुकानों के चक्कर लगा रहा है, जो उसके रुतबे से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। हाँ,
ये दिखाता है कि वो अपनी असलियत से, अपनी जड़ों से कितना दूर जा चुका था। फिर आता है कहानी का वो टर्निंग पॉइंट। वो शाम आनंद वाटिका में नायक सजी धजी फूलमती के साथ है और अचानक महाराजा आ जाते हैं अपने दोस्तों के साथ। उफ, यहाँ ड्रामा एकदम तेज हो जाता है। घबराहट में नायक क्या करता है? झूठ बोलता है। हाँ, कहता है ये माली की लड़की है, लेकिन किस्मत देखिए, महाराजा उसी कुंज की तरफ बढ़ जाते हैं जहां फूलमती छिपी है। और स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो जाती है। महाराजा देखते हैं फूलमती का ठाट बाट और फिर माली की माली हालत। शक तो होना ही था। फिर माली दुर्जन को बुलाया जाता है और महाराजा की सख्ती के सामने वो बेचारा टूट जाता है। रोते हुए सब सच उगल देता है कि बेटी का चाल चलन ठीक नहीं, कुल का नाम डुबो दिया और उसका ताल्लुक एक सरकारी नौकर से है। इशारा साफ था। हाँ, और यहाँ माली का ये कहना कि उसे अब अमीरों के साथ रहना अच्छा लगता है, ये सिर्फ एक बेटी के बारे में नहीं है। ये उस वक्त के समाज, शक्ति के गलत इस्तेमाल और गरीबों की लाचारी पर भी एक तीखी टिप्पणी है। और माइक की हालत, उसके तो होश उड़ गए होंगे। काटो तो बदन में लहू नहीं, झूठ पकड़ा गया सबके सामने। हाँ, पर एक बात गौर करने वाली है। महाराजा उस वक्त सीधे नायक का नाम नहीं लेते। क्यों? क्या दरबार की इज्जत बचाने के लिए या नायक को एक तरह की मौन चेतावनी देने के लिए? शायद दोनों बातें। दरबार की इज्जत का सवाल तो था ही, पर सीधे नाम न लेना शायद एक इशारा था कि देखो, हमें पता चल गया है, सुधर जाओ। लेकिन नायक इस इशारे को समझ नहीं पाता। वो तो अपनी मुसीबतों में और उलझता जाता है। हाँ, ये जो पब्लिक में बेइज्जती हुई, ये तो बस शुरुआत थी उसके गिरने की। इसके बाद एक और घटना होती है जो जैसे ताबूत में आखिरी कील ठोक देती है। नायक घर लौटता है और एक बूढ़ी औरत को घर से निकलते देखता है। और उसे फौरन शक होता है। वो इसे कुटनी समझता है, मतलब कोई गलत पैगाम लाने ले जाने वाली। हाँ, और गुस्से में अपनी पत्नी इंदु से सवाल करता है। और यहाँ कहानी एक और मोड़ लेती है। एक अजीब सी विडंबना सामने आती है। इंदु, जो अब तक चुपचाप सब सह रही थी, नायक के इस शक और गुस्से से टूट जाती है। वो रोते हुए सच बताती है। हाँ, पर वो सच वो नहीं होता जो नायक सोच रहा था। वो अपनी किसी बेवफाई का नहीं, बल्कि अपनी लाचारी और दुख का इजहार करती है। वो बताती है कि उसने उस बूढ़ी औरत को, जो असल में महाराजा की भेजी हुई जासूस थी, हाँ, बातों बातों में अपना सारा दर्द कह सुनाया कि पति कैसे बेरुखी दिखाते हैं, घर खर्च नहीं देते और इस वजह से उसे अपने गहने तक बेचने पड़े। 450 रुपए के गहने। ओहो, और इंदु का वो ताना, तुम खुद हो वैसा ही दूसरों को समझते हो, नायक पर कितना सही बैठता है। बिल्कुल, वो खुद धोखेबाज था, इसलिए उसे लगा पत्नी भी वैसी ही होगी। लेकिन उसे ये कहाँ पता था कि इंदु की ये मासूमियत भरी, दुख भरी कहानी ही उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन जाएगी। हाँ, इंदु ने तो अपनी मजबूरी बताई थी, अपनी ईमानदारी साबित करनी चाहिए थी। पर नायक के लिए वो बन गया उसके गुनाहों का सरकारी रिकॉर्ड। वो समझ गया तबाही के समान पूरे हुए जाते हैं। उसे पता चल गया कि वो बूढ़ी औरत कोई मामूली औरत नहीं, खुफिया पुलिस की मुखबिर थी। उसकी निजी लापरवाही अब सरकारी मामला बन चुकी थी। सजा तो मिलनी ही थी। अगले ही दिन दफ्तर में महाराजा का बुलावा आता है और फैसला सुना दिया जाता है। उसका वजीफा, यानी पुरखों से जो पेंशन मिलती थी, वो बंद करके पत्नी इंदु के नाम कर दिया गया ताकि बच्चों की परवरिश हो सके। और सबसे बड़ा अपमान, उसे रियासत के मालियों की लिस्ट में डाल दिया गया। हाँ, महाराजा कहते, तुमने अपने को इसी के योग्य सिद्ध किया है। सोचिए कितना बड़ा पतन। एक रईस से ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी अब एक माली के बराबर। ये सजा सिर्फ पैसे या रुतबे की नहीं थी, ये तो एक तरह से प्रतीकात्मक थी। बिल्कुल, जिस माली की बेटी के पीछे उसने सब लुटाया, अब उसे उसी माली के स्तर पर ला खड़ा किया। महाराजा का ये कहना कि जाओ और मुमकिन हो तो अपने किए पर पछताओ, एक तरह से उसे सोचने का मौका देता है, पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नायक में अब कोई हिम्मत नहीं बची थी। वो फौरन शहर छोड़ने का फैसला करता है। अपमान का डर था। हाँ, सोचता है जिस घर का राजा था वहां नौकर बनकर कैसे रहूं। एक पल के लिए उसे फूलमती का ख्याल भी आता है, जिसके लिए ये सब कुछ हुआ। लेकिन यहाँ भी उसका, क्या कहें, यथार्थवादी या शायद स्वार्थी नजरिया ही सामने आता है। वो सोचता है अब मेरे पास पैसा तो है नहीं, और रूप की मंडी में वफा और मोहब्बत के मुकाबले में रुपया पैसा ज्यादा कीमती चीजें। हाँ, ये उसकी अपनी सोच थी। शायद फूलमती के बारे में भी उसका यही अंदाजा था। उसे लगता है कि बिना पैसे के फूलमती को साथ रखकर भी क्या होगा, वो तो और बोझ बन जाएगी। इसलिए वो अकेला ही भाग जाता है बम्बई। कहानी का अंत होता है 2 साल बाद बम्बई में।
नायक एक मिल में मजदूरी कर रहा है, गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। उसे खबर मिलती है कि फूलमती ने किसी दूसरे अमीर आदमी से नाता जोड़ लिया है। उसकी वो रूप की मंडी वाली बात सच निकली। और दूसरी तरफ उसकी पत्नी इंदु, उसने बड़ी समझदारी से, कुशलता से घर संभाल लिया है। नायक छिपकर रात में अपना घर देखने जाता है। देखता है दरवाजे पर लालटेनें जल रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, घर साफ सुथरा व्यवस्थित है। ये नज़ारा उसके लिए उसके खोए हुए स्वर्ग जैसा है, जिसे उसने खुद अपने ही हाथों से उजाड़ा था। वो बहुत शर्मिंदा है, मानता है ये उसी की सजा है। हाँ, और वो खुद की तुलना उस परवाने से करता है जिसकी खाक भी हवा के झोंकों से नहीं बची, मतलब पूरी तरह बर्बाद। गहरा पछतावा है उसके मन में। तो ये थी कहानी अपनी करनी, एक इंसान के अर्श से फर्श पर आने की कहानी, जिसका जिम्मेदार वो खुद था। सबक तो साफ है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। है कि क्या सिर्फ व्यक्ति ही जिम्मेदार है? हाँ, या फिर समाज का ढांचा, अमीरी गरीबी का फर्क, मर्दों को मिली हुई थोड़ी ज्यादा आजादी और इंसान की अपनी कमजोरियां जैसे वासना, अहंकार, रोमांच की तलाश, क्या ये सब मिलकर ऐसी ट्रेजेडी को जन्म नहीं देते? प्रेमचंद शायद किसी एक को दोषी ठहराने के बजाय हमें इन्हीं मुश्किल सवालों के साथ छोड़ देते हैं। बिल्कुल। और अंत में जो पाठक या श्रोता के मन पर रह जाता है वो है पछतावे का एक भारी बोझ, और ये एहसास कि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। और ये सोचने पे मजबूर करता है कि कभी-कभी कुछ पल के सुख की कीमत कितनी ज्यादा चुकानी पड़ सकती है।